ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ड्रेसिंग किसे कहा जाता है और बैंडेजेस किसे कहा जाता है। ड्रेसिंग और बैंडेजेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, ड्रेसिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती है, ड्रेसिंग्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेसिंग की यूजेस क्या होती हैं, हम ड्रेसिंग करते ही क्यों हैं, ड्रेसिंग करते वक्त हमें किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, कॉशंस के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेसिंग्स को कैसे करना चाहिए और ड्रेसिंग को खुद कैसा होना चाहिए और ड्रेसिंग को अप्लाई कैसे करना चाहिए। बैंडेजेस के बारे में पढ़ेंगे, बैंडेजेस की क्या टाइप्स होती है। जो ड्रेसिंग के जैसे हमने यूजेस के बारे में पढ़ा, उसी तरह बैंडेजेस जो होती हैं उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। बैंडेजेस हम करते ही क्यों हैं और बैंडेजेस को कैसे करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी इन टुडे लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। जो ड्रेसिंग होती है, जो बैंडेजेस होते हैं, उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कोई भी ज़ख्म होता है, उस ज़ख्म को पहले क्लीन किया जाता है। जो एक्स्ट्रा मीन्स के उस ज़ख्म के ऊपर ब्लीडिंग होती है, पहले उससे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाते हैं। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, जो ज़ख्म के ऊपर डायरेक्टली लगाई जाती है, उसे ड्रेसिंग कहा जाता है। अब अगर उस ड्रेसिंग मीन्स के उस प्रोटेक्टिव कवरिंग में इतनी एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि वो स्किन के साथ क्या वो चिपक जाए, देन थर्ड चीज़ जो उसको होल्ड करने के लिए लगाई जाती है, उस होल्डिंग मटेरियल को बैंडेजेस कहा जाता है। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा ड्रेसिंग और बैंडेजेस में क्या फ़र्क है। जो ड्रेसिंग होती है वो डायरेक्टली कवरिंग मटेरियल होती है जो कि वुंड के ऊपर लगाई जाती है, और जो बैंडेजेस होती हैं वो उस ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए लगाए जाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है, जो ड्रेसिंग होती है वो वुंड के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई की जाती है, और जो बैंडेजेस होती हैं वो डायरेक्टली जो होती हैं अप्लाई नहीं की जाती हैं। वो एज मीन्स के डायरेक्टली भी अप्लाई किए जाते हैं, वो तब अप्लाई किए जाती है जब उनमें एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि वो कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मोस्टली बैंडेजेस होती हैं वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं की जाती, वो ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए अप्लाई की जाती है। और जो डायरेक्टली अप्लाई की जाती है, अगर आपको कॉमन मीन्स के वर्ड्स में बता दूं, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, जैसे सनी प्लास हो गया। सनी प्लास जो होता है उसमें एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ होती है, वो डायरेक्टली वुंड के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो देन ड्रेसिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और किसी और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं। उसके खुद अंदर इतनी क्वालिटीज़ होती है कि वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और होल्डिंग भी प्रोवाइड करती है। उस केस में वो जो होता है उसे डायरेक्टली वुंड के ऊपर अप्लाई किया जाता है। जो ड्रेसिंग होती है वो डायरेक्टली अप्लाई की जाती है, और बैंडेजेस जो होती हैं वो डायरेक्टली भी अप्लाई किए जाती है और इनडायरेक्टली भी अप्लाई की जाती है। लेकिन मोस्टली जो होती हैं वो इनडायरेक्टली अप्लाई किए जाती है, लेकिन इन सम केसेस वो डायरेक्टली भी अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट इनके फंक्शन की बात करते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि इनका क्या फंक्शन हो सकते हैं। अब जो वुंड है, वुंड के ऊपर जब आप डायरेक्टली कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाएंगे, कोई कवरिंग लगाएंगे, उसका बेसिकली क्या फंक्शन हो सकता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अब आप एक दो वुंड्स को इमेजिन करें, एक ऐसा वुंड है जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और एक ऐसा वुंड है जो कि ओपन है, जो कि इन्वायरमेंट में मीन्स कि उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। उससे क्या होगा कि जितनी भी इन्वायरमेंट में मीन्स के वायरसेस होंगे, जितनी भी कंटेमिनेशन होगी, वो डायरेक्टली क्या होगी, उस वुंड के अंदर एंटर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फर्दर इंजरी की तरफ जाएगा, वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। सो बेसिकली क्या फंक्शन होता है ड्रेसिंग का कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। वुंड हीलिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सी ड्रेसिंग्स ऐसी होती है जिनके अंदर
ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो जो ज़ख़म होता है उसको हीलिंग की तरफ लेके जाती है। जैसे सेलुलोज़ ड्रेसिंग की बात की जाए तो सेलुलोज़ ड्रेसिंग ऐसी होती है जिसमें सेलुलोज़ होता है। सेलुलोज़ क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि रीजनरेशन करवाता है। सो वो क्या काम कर रहा होता है? वो वुंड हीलिंग की तरफ लेके जाता है। और जो बैंडेजेस होती है, बैंडेजेस का सिंपल सा फंक्शन है, वो होल्डिंग का काम कर रही होती है, तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, मीन्स के सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है, वो ड्रेसिंग को स्टेबल पोजीशन में रखती है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट में इनका क्या डिफरेंस है? ड्रेसिंग जो है वो उनमें साफ़ होती है, वो क्या होती है? वो स्टेरिलाइज होती है, मीन्स कि वो साफ़ होती है। बैंडेजेस जो होती है वो होल्डिंग का काम कर रही होती हैं, तो वो उस तरह जिस तरह ड्रेसिंग मीन्स के स्टेराइल होती है उस तरह नहीं होती, बट ऑफन स्टेराइल होती है। नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जो ड्रेसिंग होती है उन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता है, वो जितने भी एक्जीक्यूट होते हैं उन्हें एक्सीडेट को एब्जॉर्ब करती है। एक्सीडेट किसे कहा जाता है? कोई भी लिक्विड मीन्स के एक तो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग वो जो एक्स मीन्स के ब्लड ज़ख़म से ब्लीडिंग हो रही होती है उससे कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स जो भी लिक्विड होता है उसको जो भी ज़ख़म से पस वगैरह आ रही होती है उसको क्या करते हैं? एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ड्रेसिंग के बाद एब्ज़ॉर्ब क्वालिटी होती है, जबकि बैंडेजेस जो होते हैं उनके पास लिमिटेड होती है। इट मीन्स के होल्डिंग का काम कर रहे होती है, उनके पास एज़ कम्पेयर टू ड्रेसिंग लिमिटेड होती है। कुछ ऐसे बैंडेजेस होते हैं जिनमें क्वालिटी होती है लेकिन एज़ कम्पेयर टू ड्रेसिंग वेरी लिमिटेड, मीन्स कि कम होती है। और जो ड्रेसिंग्स होती है वो गॉस ड्रेसिंग्स भी होती है, फिल्म भी होती है, हाइड्रोजेल्स भी होती है, और जो बैंडेजेस होती हैं वो फैब्रिक इलास्टिक वगैरह से बने होते हैं। इन आगे टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ड्रेसिंग होती है उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। यू जस्ट क्लियर बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस। ड्रेसिंग जो होती है उन्हें अगर वुंड की जो कंडीशन है, मीन्स कि अब आपने ज़ख़म के ऊपर कोई ड्रेसिंग की है और उसने क्या किया है, सार जितना भी वहाँ पे एक्सुडेट था, जितना भी उस ज़ख़म की पस थी, उसके ज़ख़म से जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे मीन्स के बल्की टाइप हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो वो उस कंडीशन में उसे चेंज किया जाता है। और अगर कोई एक्यूट मीन्स के थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रही है, वो मीन्स के कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, उस ज़ख़म की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, देन उसको चेंज किया जाता है। और बैंडेजेस जो होती हैं जब तक वो क्लीन होती है तब तक वो ज़ख़म के ऊपर लगे रहते हैं, चाहे वो 1 दिन लगा रहे, 2 दिन लगा रहे, 3 दिन लगा रहे, वो उसके स्टिकी जो मीन्स के मटेरियल होता है बैंडेजेस पे उस पे डिपेंड करता है। वो लगा रहता है बिकॉज़ वो सपोर्ट का प्रोवाइड काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है जो ड्रेसिंग्स होती है वो कुशिंग्स प्रोवाइड करती है, जबकि बैंडेजेस में क्वालिटी नहीं होती। और जो ड्रेसिंग्स होती हैं उन्हें स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स के अब वुंड में भी टाइप्स होती है और उनके लिए अलग अलग ड्रेसिंग्स की जाती हैं। और जबकि जो बैंडेजेस होती हैं उनका एज़ यूजुअल सपोर्ट का ही काम होता है, तो उनका एक जनरल पर्पस ही होता है कि जहाँ भी काम करेंगे होल्डिंग का ही कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर ड्रेसिंग्स, मीन्स कि ड्रेसिंग्स होती क्या है, जैसा कि हम इसकी डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब भी कोई वुंड होता है, कोई ज़ख़म होता है, उस ज़ख़म को कवर जिस चीज़ से किया जाता है, कोई भी कवर उस ज़ख़म को कवर करने के लिए जो भी कवरिंग यूज़ की जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज़ की जाती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को ड्रेसिंग कहा जाता है। अब वो ड्रेसिंग की क्यों जाती है? एक तो ज़ख़म है, ज़ख़म से फॉर ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग जब आप उसके ऊपर कोई ड्रेसिंग रखेंगे तो क्या होगा, वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी।
एकदम वो ब्लीडिंग ख़त्म ना भी हो तो वो वक्ती तौर पे कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो जो हमारे पास ड्रेसिंग होती है वो उससे कंट्रोल का काम कर रही होती है। उसके अलावा वुंड को फर्दर इंजरीज की तरफ नहीं लेके जाती, उसे प्रिवेंट करती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुकी है। अगर ओपन मीन्स के वुंड है एज़ कम्पेयर टू ऐसा वुंड जो कि कवर है, तो जो ओपन वुंड है वो फर्दर इंजरी की तरफ जाएगा बिकॉज़ उसमें जितने भी इन्वायरमेंट में वायरसेस होंगे, कंटामिनेशन होगी, वो उसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फर्दर इंजरी की तरफ जाएगी। सो जो ड्रेसिंग होती है वो एज अ बैरियर एक्ट कर रही होती है, वो प्रोटेक्टिव कवर मीन्स के प्रोटेक्ट कर रही होती है उस वुंड को। ड्रेसिंग्स मीन्स के जब भी यूज़ की जाती है या करनी चाहिए, कमर्शियल ड्रेसिंग्स यूज़ करनी चाहिए बिकॉज़ कमर्शियल ड्रेसिंग्स जो होती है वो स्टेराइल होती हैं। और जो ड्रेसिंग्स हम खुद इमरजेंसी मीन्स की सूरत में घर में बनाते हैं वो उस तरह स्टेराइज नहीं होती जिस तरह कमर्शियल होती है। जो फर्स्ट एडर जब भी यूज़ करता है वो कमर्शियल ड्रेसिंग्स जो होती है उन्हें यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग्स में नीड टू बी इम्प्रोवाइज्ड। इसका मीनिंग है कि आपको ड्रेसिंग करने का प्रॉपर तरीका आना चाहिए। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ड्रेसिंग्स। जो ड्रेसिंग हम करती हैं उसका क्या काम होता है। 2 फंक्शंस आपको ऑलरेडी पता है। एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है, दूसरा वो ज़ख्म फर्दर इंजरी की तरफ ना जाए उससे उसको बचा रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है और वुंड को हीलिंग की तरफ लेके जा रहा होता है। यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, आपको सब समझ आ जाएगा बिकॉज़ एक ही पॉइंट को बार बार एक्सप्लेन किया जाएगा। अब जब कोई ज़ख्म होगा, ज़ख्म से फॉर एग्जांपल ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग के ऊपर जब आप कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग रखेंगे तो क्या होगा, वो ब्लीडिंग जो होगी कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो इसका फर्स्ट फंक्शन यही है, फर्स्ट यूज़ यही है कि वो कंट्रोल का काम कर रहा होता है। ब्लीडिंग जो होती है उसे कंट्रोल कर रहा होता है। एब्जॉर्ब ब्लड एंड वुंड सिक्रेशंस। जो जितने भी एक्सियोडेट होते हैं, जितने भी ब्लड होते हैं, जो मीन्स के वुंड होता है, वुंड से जो सिक्रेशंस हो रही होती है, जो पस वगैरह आ रही होती है, उसे एब्जॉर्ब करते हैं बिकॉज जो ड्रेसिंग्स होती है उनके पास एब्जॉर्बसेंस की क्वालिटी होती है। जितने भी कॉन्टिमिनेशंस होते हैं इन्वायरमेंट में, जित उनसे बचा रहा होता है। इन्वायरमेंट में जिस तरह की ओपन मीन्स के अगर ओपन वुंड है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है एज़ कम्पेयर टू ऐसा वुंड जो कि एक प्रॉपर कवरिंग से प्रोटेक्ट हुए। तो ये क्या कर रहा होता है, कॉन्टिमिनेशन से बचा रहा होता है। और पेन जो होता है पेन को कम करते हैं। पेन को कैसे कम करते हैं, अब ओपन वुंड है उससे रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है एज़ कम्पेयर टू ऐसा वुंड जो कि मीन्स के ड्रेसिंग जस्ट भी हुई है। तो जो ड्रेसिंग वाला है उसमें एज़ कम्पेयर टू ओपन वुंड लेस पेन होगा। टेम्पोरेरी मीन्स के पेन होता है लेकिन एज़ कम्पेयर टू ओपन वुंड लेस पेन होगा। जितने भी इन्फेक्शंस होती हैं उनसे बचा रहा होता है इन्वायरमेंट में। और जो वुंड होता है उसको फर्दर इंजरी की तरफ नहीं लेके जाता, उसको फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। हमें ड्रेसिंग करते वक्त किन किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि आप फ्लफ़ी कॉटन्स जो होती हैं, जो कॉटन बॉल्स होती हैं, उन्हें यूज़ ना करें। जो फ्लफ़ी कॉटन्स होती हैं, जो कॉटन बॉल्स होती हैं, उनके अंदर लिंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, रेशमीन्स के धागों की तरह। अब जो कॉटन का कपड़ा आप इमेजिन करें उसमें ऐसे धागों की तरह क्या होती है, लिंट्स होती हैं। वो क्या होती है, वो टिश्यू के साथ वो ऐसा ज़ख्म जहाँ पे आप उससे अप्लाई करेंगे वो उस वहाँ पे स्टक हो जाएंगे। जब वो वहाँ स्टक होंगे देन वो ज़ख्म में हर्ट करेंगे ज़ख्म को और वो उसको फर्दर इंजरी की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि आप जो अगर आपने ड्रेसिंग की है,
एक सहम है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ पे आपने ड्रेसिंग की है, आप उसे वहाँ से तब तक रिमूव ना करें जब तक ब्लीडिंग जो है आना स्टॉप ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ज़ख़म था, आपने उस पे ब्लीचिंग किया और उसने क्या किया, जो वो ड्रेसिंग थी, उसने उस ज़ख़म से जितनी भी ब्लीडिंग हो रही थी, जितना भी एक्सुडेट था, जो भी पस वगैरह थी, जो भी मीन्स ये उस ज़ख़म की, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और लेकिन वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टॉप नहीं हुई। देन आप उस ड्रेसिंग को रिमूव ना करें, बल्कि उस ड्रेसिंग के ऊपर एक न्यू ड्रेसिंग कर दें, ताकि वो ड्रेसिंग जो ब्लड आना है वो स्टॉप हो सके। एक मीन्स कि अब ब्लीडिंग हो रही है, आपने उसके ऊपर ड्रेसिंग कर दी है, उस ड्रेसिंग ने जितना भी वहाँ पे एक्सुडेट था उसे एब्जॉर्ब कर लिया, बिकॉज उसके पास एब्जॉर्बेंस की क्वालिटी होती है, और मीन्स कि स्टिल ब्लीडिंग हो रही है। आप उस ड्रेसिंग को रिमूव करने की जगह आप उसके ऊपर एक न्यू ड्रेसिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऐसी ड्रेसिंग जो कि वो वुंड के साथ स्टक हो गई है, आप उससे डायरेक्टली, अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था कि फ्लफ़ी कॉटन्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उनमें लिंट्स होती हैं, वो स्टक हो जाते हैं। अब ऐसा केस हो गया कि वो जो ज़ख़म है उसमें स्टक हो गया, आप उसे डायरेक्टली खींच के रिमूव करेंगे तो वो वुंड जो होगा वो फर्दर इंजरी की तरफ जाएगा। आप उससे खींचने की जगह किसी भी गर्म पानी का यूज़ करें। अब इतना उबलता हुआ ज़ख़म पे ना डालें कि वो फर्दर इंजरी की तरफ जाए। हल्का सा नीम गर्म पानी ले, उसके अंदर उसको डिप करें और देन उसको रिमूव कर दें, या डिप ना भी करें तो देन आप हल्का सा नीम गर्म पानी उस ज़ख़म के ऊपर गिराएं। उससे क्या होगा कि वो वहाँ से उतर जाएगा। नेक्स्ट है हाउ अ ड्रेसिंग शुड बी, ड्रेसिंग को कैसा होना चाहिए। जो ड्रेसिंग हम ज़ख़म के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ज़ख़म को प्रोटेक्टिव कवरिंग जो यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, उसको साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ज़ाहिर है जब हम कोई ऐसी ड्रेसिंग यूज़ करेंगे जो कि कंटेमिनेटेड होगी, उससे क्या होगा, वो वुंड फर्दर इंजरी की तरफ जाएगा। कहते हैं कि अगर जो स्टेराइल ड्रेसिंग अवेलेबल नहीं है तो आप साफ़ कपड़ा यूज़ करें, साफ़ रुमाल यूज़ करें, मीन्स के साफ़ टॉवल यूज़ करें। कोई ऐसा टॉवल यूज़ ना करें जो कि वुंड को फर्दर इंजरी की तरफ लेके जाए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, फॉर एग्जांपल एक ज़ख़म है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आप उस ज़ख़म जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे उस ज़ख़म के कंपैरिजन में लार्ज ड्रेसिंग यूज़ करें। ऐसा ना हो कि ड्रेसिंग जो है स्मॉल हो और वुंड जो है लार्ज हो। वो अगर उसको प्रॉपर कवर ही नहीं करेगा, देन वो उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा, तो वो फर्दर इंजरी की तरफ जाएगा। थर्ड पॉइंट में है लिंट फ्री होना चाहिए। लिंट फ्री वही बात, कॉटन जो होते हैं फ्लफ़ी होते हैं, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उनमें फाइबर्स होते हैं जो कि ज़ख़म के साथ स्टक हो जाते हैं और ज़ख़म को फर्दर इंजरी की तरफ लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सॉफ्ट होना चाहिए। अब इतना हार्श ना हो कि वो ज़ख़म को फर्दर इंजरी की तरफ लेके जाए, हार्श ना हो, सॉफ्ट हो, थिक होना चाहिए, उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ज़ख़म को कवर कर सके। अब एक तरफ से ब्लीडिंग हो रही है, ऊपर आपने कोई थिन कवरिंग रखी है, तो वो ब्लीडिंग क्या होगी, कंट्रोल नहीं होगी, वो वहाँ से कंटिन्यूअसली फ्लो करेगी। सो जो थिक होगी ड्रेसिंग वो क्या करेगी, उससे प्रोटेक्ट करेंगी। कॉम्प्रेसिबल होनी चाहिए, वही बात, उससे हार्श नहीं होना चाहिए, उससे बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। स्मॉल वुंड्स जो होती हैं उसके लिए गॉज पैड्स यूज़ करती हैं। स्मॉल कट्स जो होती हैं, एब्रेशंस जो होती है, खराशों को कहते हैं, जो फॉर एग्जांपल खराशें वगैरह लग जाती है, जिसमें स्किन की जो आउटर लेयर होती है वो डैमेज होती है। उसमें क्या होता है कि उस सूरत में आपको स्ट्रिप्स का यूज़ करना चाहिए, और लार्जर वुंड्स के लिए आपको ट्रॉमा ड्रेसिंग्स का यूज़ करना चाहिए। ये जो टाइप्स पढ़ी हमने किस ज़ख़म पे क्या अप्लाई करना चाहिए, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे।
सिंपल वर्ड्स में आप याद रखें, ड्रेसिंग को साफ़ होना चाहिए और ड्रेसिंग को ज़ख़म जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे लार्जर होना चाहिए और उसमें किसी तरह के लिंट्स वगैरह ना हो, लिंट्स फ्री हो, सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो, हार्श ना हो, कंप्रेसिबल हो और थिक हो। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई अ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को अप्लाई कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात जहाँ लिखी हुई है कि आपके हैंड्स का क्लीन होना ज़रूरी है। फिर आप सैनिटाइज़र लगा के क्लीन कर रहे हैं या ऑलरेडी आपके हैंड्स क्लीन है। इमरजेंसी मीन्स कि जब कोई ऐसा केस होता है आपके पास प्रॉपर हैंड वॉश करने का टाइम नहीं होता कि आप प्रॉपर स्टेप्स के साथ पहले हैंड वॉश करें। जब उन केसेस में जहाँ पे एक्सट्रीम क्रोनिक केस होते हैं, एक्यूट की बात नहीं कर रही, क्रोनिक की बात कर रही हूँ। एक एक्यूट वाउंड होता है जो छोटा वाउंड होता है और एक होता है क्रोनिक वाउंड। अगर कोई एक्यूट वाउंड है मीन्स के आपने देन आप अपने हैंड वॉशेस एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करें। लेकिन अगर कोई क्रोनिक है वहाँ से इंजरी हो रही है देन आपके पास हैंड वॉश करने का टाइम नहीं होता, लेकिन आपके हैंड्स का क्लीन होना भी ज़रूरी है। आप हैंड्स पे ग्लव्स पहन ले, कोई सैनिटाइज़र वगैरह लगा ले। नेक्स्ट है कि जो भी वुंड है, ज़ख्म है, आप उसको टच ना करें। जब आप उसे टच कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके हैंड्स के साथ कोई कॉन्टिमिनेशन है तो वो उस ज़ख्म में जा सकती हैं। आप उस ज़ख्म के पास, उस वुंड के पास सांस ना लें। आपकी जो इनहेल जो आप कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीथिंग में अगर कोई जर्म्स है तो वो उसमें जा सकते हैं। आप वुंड के पास कफ ना करें, खांसी ना करे और ड्रेसिंग जहाँ पे आप कर रहे हैं उसके पास बात भी ना करें, क्योंकि आपके जो ब्रीथिंग वेज होते हैं वहाँ से भी जर्म्स इंटर होने के चांसेस होते हैं। और कहते हैं कि ड्रेसिंग को कैसे करना चाहिए, एक कॉर्नर से उसे टाइट पकड़ती हैं और जो भी वुंड होता है उसके ऊपर उसे स्लाइड इधर उधर मीन्स के स्लाइड नहीं करते, उसे डायरेक्टली उस वुंड के ऊपर रखते हैं और उससे क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। और अगर उस ड्रेसिंग में एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है मीन्स कि वो चिपक नहीं सकती स्किन के साथ, देन उसके ऊपर बैंडेजेस को भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है कौन कौन सी तरह की ड्रेसिंग होती है। यहाँ पे हम 5 तरह की ड्रेसिंग्स पढ़ेंगे जो मेन क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट है गॉस ड्रेसिंग्स होती हैं, एडहेसिव ड्रेसिंग्स होती हैं, नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग्स होती हैं, ट्रॉमा ड्रेसिंग्स होती हैं और इमरजेंसी ड्रेसिंग्स होती हैं। गॉस ड्रेसिंग्स जो होती है ये कैसे मिलके बनी होती है। गॉस ड्रेसिंग्स जो है ये एक ट्रेडिशनल है, मीन्स कि ये पहले यूज़ बहुत की जाती थी। इसके अलावा ये एक ट्रेडिशनल वे है। गॉस ड्रेसिंग्स जो होती है ये वूवन कॉटन से मिलके बनी होती है, सिंथेटिक फाइबर्स से मिलके बनी होती है। इसके अंदर एब्जॉर्ब क्वालिटी होती है, जितनी भी एक्सियोडेट होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके अलावा जो गॉस ड्रेसिंग्स होती हैं इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं। 2x2 की भी होती है, 4x4 की भी होती है, मीन्स कि इसके साइजेस कोई एक स्पेसिफिक साइज नहीं होता, डिफरेंट साइजेस की होती हैं। उसके अलावा जो गॉस ड्रेसिंग्स होती हैं वो वेरियस फॉर्म्स में प्रेजेंट्स होती हैं। रोल्स के फॉर्म्स में भी प्रेजेंट्स होती है, पैड्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट्स होती है, स्पॉन्जेस के फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होती हैं। जो रोल्स के फॉर्म्स में होती है वो लॉन्ग स्ट्रिप्स होती है। उसके अलावा जो पैड्स के फॉर्म्स में होती है वो फोल्डेड स्क्वेयर्स होती हैं और जो स्पॉन्जेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं। गॉस ड्रेसिंग्स जो होती है ज़्यादातर जो स्मॉल वाउंड्स होती हैं, स्मॉल मीन्स के वुंड्स जो होती है, छोटे ज़ख्म होते हैं उनके ऊपर की जाती हैं। जितनी भी एब्रेशंस मीन्स के जहाँ खराशे वगैरह लग जाती है, स्किन डैमेज हो जाती है, जो भी लेजरेशंस एब्रेशंस और लेजरेशंस, उन दोनों केसेस में गॉस ड्रेसिंग का यूज़ किया जाता है। पिक्चर में अब आप देखिए, फर्स्ट गॉस्ट पैड्स है, देन गॉस्ट रोल्स है और थर्ड पे गॉस्ट स्पॉन्जेस है। एडहेसिव ड्रेसिंग कौन सी होती है, नाम से पता चल रहा है एडहेसिव ड्रेसिंग, ऐसी ड्रेसिंग जिसके पास
एडहेशन की क्वालिटी होती है। उसके पास क्वालिटी होती है चिपकने की, स्टिकी ड्रेसिंग्स होती है। इनके पास ऐसी क्वालिटी होती है कि जब इन्हें किसी भी ज़ख़म के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे जो स्किन होती है वहाँ क्या होती है, ये चिपक जाती है। अब जो एडहेसिव ड्रेसिंग्स होती है वेरियस साइज़ेस में आती है, कोई एक स्पेसिफिक साइज़ नहीं होता इनका, शेप्स इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आती है। स्मॉल कट वगैरह अगर कोई हो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, कोई स्क्रैप्स इम्प्रेशंस इन केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। सिंपल टू यूज़ मीन्स कि आसानी से लग जाती है, इसके पास खुद स्टिकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो वहाँ पे स्किन के साथ चिपक जाती है। इसके लिए किसी टेप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से यूज़ होती है, आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ड्रेसिंग्स जो होती हैं इनके अंदर पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होते हैं, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट होती है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग उनके अंदर पीवीसी नहीं होता है। होता है एडहेसिव ड्रेसिंग में, लेकिन सारी ही एडहेसिव ड्रेसिंग्स में नहीं होता, जो कि 3 to 4 लेयर्स से उसे सपोर्ट कर रहा होता है ऑफ एब्जॉर्बेंट गॉस और सेलुलोज। आगे हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। एडहेसिव ड्रेसिंग्स जो होती है इनके बीच में भी बहुत सी टाइप्स है, बहुत सी शेप्स हैं, बहुत से साइजेस है, वो हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। ये अब एडहेसिव ड्रेसिंग्स हैं, उनकी कुछ डायग्राम्स लगी है। अब ये एडहेसिव ड्रेसिंग है, ये चिपक गई है। अंदर क्या है, ड्रेसिंग है और साथ में उसके चिपकने की क्वालिटी है, मीन्स के सेल्फ एडहेसिंग क्वालिटीज़ हैं उनके पास। नेक्स्ट है नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग। नाम से पता चल रहा है ऐसी ड्रेसिंग होगी जिसके पास मीन्स के एडिशन की क्वालिटीज़ नहीं होगी, ये चिपक नहीं सकेंगी। इसको अगर वो खुद चिपक नहीं रही तो इसके होल्ड करने के लिए बैंडेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि ज़ख़म होगा, ज़ख़म को क्लीन करेंगे, देन उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाएंगे। जब उसके पास ऐसी क्वालिटी है कि वो खुद ही चिपक गया, देन बैंडेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उसके पास एडहेशन की क्वालिटी नहीं है, देन बैंडेजेस की ज़रूरत पड़ेगी फॉर होल्डिंग। अब जो नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग है इसके पास एडहेशन की क्वालिटी नहीं है, स्टिकी क्वालिटी नहीं है, तो इसके ऊपर जो बैंडेजेस हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कहता है कि जो नॉन एडहेशन ड्रेसिंग्स होती है ये वुंड के साथ स्टिक नहीं होती, उसके अलावा सॉफ्ट होती है, बैंडेजेस की ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी ड्रेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है उसको होल्ड करने के लिए। जो नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग्स होती हैं वो साफ़ होती है, स्टेराइल होती हैं, सपोर्टेड बाय पैड्स ऑफ कॉटन वूल्स एंड दे आर नोन एज स्टैंडर्ड ड्रेसिंग। इन्हें स्टैंडर्ड ड्रेसिंग कहा जाता है, मीन्स के ज़्यादातर जो बहुत केसेस में अवेलेबल होती है वो नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग से होती है, जो ज़्यादातर होम में की जाती है या ज़्यादातर जो की जाती है वो नॉन एडहेसिव ही होती है। बिकॉज़ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपके पास हर तरह की उस वक्त ड्रेसिंग प्रेजेंट नहीं होती, लाइक एडहेसिव ड्रेसिंग होगी गॉस। तो जो नॉन एडहेसिव होती है इसे स्टैंडर्ड ड्रेसिंग भी कहा जाता है। ये डिफरेंट साइजेस में आती है, लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है, मीडियम भी होती है। और जितनी भी ऐसी स्किन होती है जो कि नाजुक होती है, जिनके ऊपर आप जब कोई ऐसी एडहेशन ड्रेसिंग्स लगाते हैं तो वो उससे एलर्जिक हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है। जो नॉन एडहेसिव होती है, अब ये स्किन के साथ स्टिक तो नहीं हो रही, तो इसके पास ये जितनी भी सेंसिटिव स्किन होती है उनको उनकी स्किन के ऊपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। This is the picture of non-adhesive dressing. नेक्स्ट है ट्रॉमा ड्रेसिंग। ट्रॉमा ड्रेसिंग कौन सी होती है? ट्रॉमा ड्रेसिंग वो होती है जो कि ट्रॉमा केसेस में यूज़ होती हैं। ट्रॉमा ड्रेसिंग्स जो होती हैं इनके पास हाई एब्जॉर्बेंस की क्वालिटी होती है, मतलब ये ज़्यादा एक्सुडेट को एब्जॉर्ब कर सकती है, लार्ज होती है, थिक होती है, उसके अलावा स्टेराइल होती है। और जो ट्रॉमा ड्रेसिंग्स जो होती है, जितनी भी स्वेयर इंजरीज होती हैं जिसमें गहरे ज़ख्म लगते हैं, कोई गन शूट का ज़ख्म हो सकता है, मीन्स जिसमें कोई भी गहरे ज़ख्म लगती है ट्रॉमा केसेस में, उन केसेस में इसे यूज़ किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर स्वेयर कोई एक्सीडेंट हुआ है, आपकी बॉडी में गहरे ज़ख्म लगे हैं, कोई गन, कोई जो गोली वगैरह होती है उससे आपकी बॉडी में डीप क्या होती है, उस डीप ज़ख्म होती है, उस केसेस में ट्रॉमा ड्रेसिंग्स को यूज़ किया जाता है। दीज आर ट्रॉमा ड्रेसिंग्स। देन हम पढ़ेंगे इमरजेंसी ड्रेसिंग्स के बारे में। इमरजेंसी ड्रेसिंग्स जो होती है ज़्यादातर नॉन स्टेराइल होती है। एज़ कम्पेयर टू ट्रॉमा ड्रेसिंग्स ये स्टेराइल नहीं होती। जो ट्रॉमा ड्रेसिंग्स थी वो स्टेराइल थी। ये ड्रेसिंग्स जो होती है क्लीन होती है। ऐसा नहीं है कि क्लीन भी नहीं होती, क्लीन होती है, कॉन्टिमिनेशन से साफ़ होती है। इनके पास एब्जॉर्बेंस जो होती हैं क्वालिटी होती है, सच एज़ कॉटन क्लॉथ हो गया या कोई भी रुमाल हो गया जो आप यूज़ करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में। जो इमरजेंसी ड्रेसिंग्स होती है इन्हें फौरी तौर पे किसी भी ज़ख्म पे लगाया जाता है, उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए, उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। These are emergency dressings which are commercially available. देन है हमने जैसा पढ़ा एडहेसिव ड्रेसिंग होती है, नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग होती है। एडहेसिव ड्रेसिंग्स वो होती है जिनके पास एडहेशन की क्वालिटीज़ होती है, और जो नॉन एडहेशन वो होती है जिनके पास एडहेशन की क्वालिटीज़ नहीं होती। अब जो एडहेशन ड्रेसिंग्स होती है उनमें कौन सी आती है और नॉन एडहेशन में कौन सी आती है। एडहेशन वो होती है जो कि जिनके पास चिपकने की क्वालिटी होती है, जो कि स्टिकी ड्रेसिंग्स होती है, उनमें हाइड्रोक्लाइड्स आते हैं। और जो नॉन होती है उसमें हाइड्रोजेल्स आते हैं, एलिग्नेट्स आती है, कोलेजन्स होती हैं। फोम ड्रेसिंग्स जो होती है वो कुछ एडहेसिव होती है, कुछ नॉन एडहेसिव होती है। और जो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग्स होती है वो एडहेसिव होती है, मीन्स कि उनके पास स्टिकी क्वालिटीज़ होती हैं। अब जो हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग्स होती हैं, फर्स्ट थिंग हम पढ़ चुके हैं कि कैसी इनके पास क्वालिटीज़ होती हैं। इनके पास स्टिकी क्वालिटीज़ होती है, मीन्स कि ये हाइड्रोक्लाइड्स जो होती है ये ज़ख्म के साथ चिपक जाती हैं, किसी तरह की टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी माइनर बर्न्स होते हैं, कोई हल्का सा जला है और वो वहाँ से लिक्विड आ रहा है, कोई निक्रेटिक वुंड्स होती हैं, प्रेशर अल्सर्स, वीनस अल्सर्स, उन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। और ये हायर जो मीन्स के जो डेड टिश्यूज़ होती हैं उन्हें वहाँ से रिमूव करती है। इसके अंदर ऑटोलिटिक डिप्रेपमेंट की क्वालिटी होती है, ये पेन को रिड्यूस करती है और ये सेवरल डेज के लिए ड्रेसिंग उस जख्म के ऊपर रहती है। दीज आर हाइड्रोकोलाइट ड्रेसिंग्स। नेक्स्ट है हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स। जैसे फर्स्ट क्वालिटी हम इसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये नॉन एडहेसिव होती है, इसके पास जो है एडहेशन की क्वालिटी नहीं होती। हाइड्रोजेल नाम से पता चल रहा है ऐसी ड्रेसिंग जो कि जेल से मिलके बनी है, हाइड्रोजेल से मिलके बनी है। ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कि वो वुंड जो है, फॉर एग्जांपल अगर वो ड्राई वुंड है तो उसको एक हाइड्रेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। जो हाइड्रोजेल होता है ये मीन्स के डिफरेंट केसेस में यूज़ की जाती है। ड्राई वुंड होता है, कोई निक्रोटिक वुंड होता है, उसके अलावा प्रेशर अल्सर्स, बर्न्स के केसेस में, एब्रेक्शन, सर्जिकल वुंड्स, इन्हें बहुत से केसेस में यूज़ किया जाता है। दीज आर हाइड्रोजेल शीट वुड ड्रेसिंग्स। नेक्स्ट कौन सी है, एलिग्नेट। एलिग्नेट ड्रेसिंग्स ऐसी ड्रेसिंग्स होती है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसका पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नॉन एडहेसिव होती हैं, मीन्स के इनके पास स्टिकिंग की क्वालिटी नहीं होती, इनके पास एब्जॉर्बेंस की क्वालिटी ज़्यादा होती है। ये जितने भी ट्रॉमा मीन्स के सीरियस होते हैं, सीरियस मीन्स के जो गहरे ज़ख्म होते हैं उन केसेस में इसे यूज़ किया जाता है। सर्जिकल वुंड्स जो होती हैं, वीनस अल्सर लेग्स, उन केसेस में इसे यूज़ किया जाता है। एज वी नो इनके पास स्टिकी क्वालिटी नहीं होती, तो इन्हें जो है एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक सिक्योरिटी की, एक स्टेबिलिटी, एक ऐसी चीज़ जो उन्हें स्टेबल रख सके, तो इन्हें सेकेंडरी ड्रेसिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। दीज आर एलिग्नेट ड्रेसिंग्स।
नेक्स्ट है कोलेजन ड्रेसिंग्स। कोलेजन ड्रेसिंग्स नाम से पता चल रहा है ऐसी ड्रेसिंग्स होंगी जिनमें कोलेजन होगा। कोलेजन ड्रेसिंग्स जो होती है उनमें कोलेजन होता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि वुंड को हीलिंग की तरफ लेके जाते हैं। टिश्यूज जो होते हैं उन्हें रीजनरेट करते हैं। जितने भी डायबिटिक फुट अल्सर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कोलेजन ड्रेसिंग्स की जाती है। ये इजी टू अप्लाई मीन्स कि आसानी से कर भी लेते हैं, आसानी से रिमूव भी कर लेते हैं, बट दीज आर एक्सपेंसिव। दीज आर कोलेजन ड्रेसिंग्स। नेक्स्ट है फोम ड्रेसिंग्स। एज वी नो हम इसकी एक क्वालिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोम ड्रेसिंग्स जो होती हैं वो एडहेसिव भी हो सकती हैं, नॉन एडहेसिव भी हो सकती है। मीन्स के ऐसी ड्रेसिंग्स भी हो सकती है जो कि डायरेक्टली वुंड के साथ खुद ही चिपक जाएं, और ऐसी ड्रेसिंग भी हो सकती है जिन्हें चिपकने ना सके, उन्हें सेकेंडरी ड्रेसिंग की या बैंडेजेस की ज़रूरत पड़े। फोम ड्रेसिंग्स जो होती है ये ज़्यादातर ऐसे मटेरियल से मीन्स के मिल के बनी होती है जो कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जितने भी वाउंड के एक्सिटेट होते हैं मीन्स के लिक्विड मटेरियल्स होती हैं, ब्लीडिंग होती है, पस होती है, उसको रिटेन करते हैं। जो फोम ड्रेसिंग्स होती है ये कुशिंग प्रोवाइड करती हैं और वुंड जो होता है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। फोम ड्रेसिंग्स जो होती है ये वैरायटी ऑफ वुंड्स के लिए यूज़ होती है, और ये इस डिफरेंट इसकी थिकनेस होती है, डिफरेंट थिकनेस में आती है, और डिफरेंट ऐसी मीन्स कि अब डिफरेंट थिकनेस होगी तो उनकी एब्जॉर्बेंस क्वालिटी भी डिफरेंस होगी। तो ये डिफरेंट थिकनेस में आती है, डिफरेंट इनकी एब्जॉर्बेंस क्वालिटी होती है। वो उनकी उस वक्त जो आप शूज़ कर रहे हैं, कौन से टाइप की शूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर। ओके, नेक्स्ट दीज आर फोम ड्रेसिंग्स। अब जो फर्स्ट पिक्चर है वो एडहेसिव फोम ड्रेसिंग है। मीन्स कि इसके पास इतनी क्वालिटी है कि ये खुद स्किन के साथ मीन्स कि एडहेशन हो सके, स्टिक हो सके। दूसरी जो है वो नॉन एडहेसिव है। इसको होल्ड करने के लिए सेकेंडरी जो ड्रेसिंग्स होती है उनकी यूज़ किया जाता है या बैंडेजेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग ऐसी होती है जिनके पास एडहेशन की क्वालिटी होती है, ये जख्म के साथ स्टिक कर सकते हैं। जो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग्स होती हैं उन्हें फेम ड्रेसिंग्स भी कहा जाता है। ये देखने में क्लियर होती हैं, उसके अलावा ये वुंड को प्रोटेक्ट करती है, उसको हीलिंग की तरफ लेके जाती है। जितनी भी ड्रेसिंग्स होती है वो वुंड को प्रोटेक्ट ही कर रही होती है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, हीलिंग की तरफ लेके जा रही होती हैं। जितने भी माइनर कट्स होती हैं, एब्रेशंस होती हैं, सुपरफिशियल वुंड्स होती हैं, आईवी साइट्स होती हैं, उन केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। दीज आर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग्स। नेक्स्ट है बैंडेजेस। जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं ड्रेसिंग क्या होता है और कौन कौन सी ड्रेसिंग होती है और किस ड्रेसिंग को कब यूज़ किया जाता है, हम सब डिटेल से पढ़ चुके हैं। नाउ वी स्टडी बैंडेजेस। बैंडेजेस क्या होते हैं? बैंडेजेस का आपके माइंड में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा। फर्स्ट थिंग इज़ दैट जख्म हुआ, जख्म को कवर किया। वो जो कवर किया जिससे जिससे वो कवरिंग किया थी वो थी ड्रेसिंग। अब उस अगर कवरिंग में एडहेशन क्वालिटीज़ नहीं हैं कि वो खुद उस जख्म के साथ चिपक सके, तब उस ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए जो थर्ड चीज़ यूज़ की, दैट इज़ बैंडेजेस। बैंडेजेस जो होते हैं ये जख्म जो होता है, उस जख्म पे जो ड्रेसिंग होती है उसको होल्ड का प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मीन्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। जो बैंडेजेस है ये स्टराइल नहीं होते, लेकिन इन्हें साफ़ होना चाहिए, इनमें किसी तरह की कॉन्टिमिनेशन नहीं होनी चाहिए जो कि इनडायरेक्टली वाउंड में जाए और वुंड को क्या करे, फर्दर इंजरी की तरफ लेके जाएं। अब जो बैंडेजेस आती हैं इनका भी कोई स्पेसिफिक एक साइज़ नहीं होता, इनकी डिफरेंट विड्थ होती है, डिफरेंट वेरियस लेंथ में आती है और वेरियस टाइप्स में आती हैं। यूसेस ऑफ बैंडेजेस।
बैंडेजेस का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, वाई वी यूज बैंडेजेस। सिक्योर ड्रेसिंग, जो ड्रेसिंग होती है उसे सिक्योर कर रही होती हैं। उसके अलावा वो अप्लाई प्रेशर। अब कोई ब्लीडिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली उसके ऊपर हैंड रखते हैं तो क्या होगा कि वो ब्लीडिंग आना कंट्रोल हो जाएगी। देन आप उसके ऊपर जब बैंडेज अप्लाई करेंगे तो बैंडेज से क्या होगा कि वो एक प्रेशर प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग आना स्टॉप हो जाती है। स्टॉप ना भी हो, कुछ हद तक कंट्रोल हो जाती है। और जो हमारे पास उसको फर्दर इंजरीज की तरफ नहीं लेके जाती, एक्सटर्नल कॉन्टिमिनेशन से प्रोटेक्ट करती है, जैसा कि स्टिकी बैंडेजेस हम पढ़ेंगे डिटेल से। और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। बैंडेजेस को कैसे करना चाहिए, कहते हैं कि बैंडेजेस को जब हम करते हैं, इनको अप्लाई करने का क्या तरीका है। जैसा कि हमने ड्रेसिंग में पढ़ा, ड्रेसिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। ड्रेसिंग को एक कॉर्नर से पकड़ते हैं और डायरेक्ट वुंड के ऊपर अप्लाई करते हैं, इधर उधर स्लाइड नहीं करते हैं। और बैंडेजेस जो होती हैं उस ड्रेसिंग के ऊपर जब हम कर रहे हैं या ड्रेसिंग के बगैर कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम उससे जब उसके ऊपर डायरेक्टली करेंगे तो हम उसको इस तरह करें कि वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। मीन्स कि इतना टाइट ना हो कि जो वुंड है वो फर्दर इंजरी की तरफ चला जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करे, उससे इस तरह लगाए कि वो स्किन के साथ, या मीन्स कि एडहेसिव क्वालिटी है तो चिपक जाए, अगर एडहेशन क्वालिटीज़ नहीं है तो उसे इतना लूजली भी ना, मीन्स कि आप उससे वहाँ पे बांधे कि वो ओपन नहीं हो जाए। इस तरह बांधे कि ना प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई हो और ना वो ओपन हो सके बैंडेज। तो बेसिकली इसको यही तरीका है अप्लाई करने का कि आप जब उसे अप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई ना करें और बहुत लूजली भी ना बांधे कि वो ओपन हो जाए, और बहुत टाइटली भी ना बांधे कि जो वुंड है वो फर्दर इंजरी की तरफ चला जाए। और फर्दर इंजरी के अलावा जो सर्कुलेशन है ब्लड की वो ही रोक दें। और जो ज़ख़म है जब उसके ऊपर टिश्यूज़ ऑलरेडी डैमेजेस है, जब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो फर्दर इंजरी की तरफ ही जाएंगे ना। अब जो टाइप्स है बैंडेजेस की कौन कौन सी होती है, रोलर बैंडेज होती हैं, गॉस बैंडेज होती हैं, एडहेसिव होती हैं, एडहेसिव टेप्स होती हैं, स्ट्रिप्स होती है, ट्रायंगुलर बैंडेजेस होती हैं। रोलर बैंडेजेस कौन सी होती हैं? रोलर बैंडेजेस ऐसे बैंडेजेस होती हैं जो कि मुख्तलिफ विड्स में आती हैं, रोल फॉर्म में होती हैं। जब कोई ड्रेसिंग आपने की, उस ड्रेसिंग को जब ऊपर होल्ड के लिए प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ रोलर बैंडेजेस। नेक्स्ट है गॉस ड्रेसिंग। गॉस ड्रेसिंग हमने जैसे पढ़ा था गॉस ड्रेसिंग, अब यहाँ पे क्या है, गॉस बैंडेज है। गॉस ड्रेसिंग में आपने क्या कहा था कि उसे थिक होना चाहिए, इतना थिक होना चाहिए कि वो उसको वुंड को जितना भी वहाँ से एक्सुडेट आ रहा है उसे एब्जॉर्ब कर सके। अगर वो थिन होगा तो वहाँ से क्या होगा, वो एक्सुडेट जितनी भी लिक्विड पस ब्लीडिंग हो रही है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एक प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो एज़ कम्पेयर टू गॉस ड्रेसिंग, जो गॉस बैंडेजेस होती हैं उन्हें थिन होना चाहिए, बिकॉज ये प्रोटेक्शन का काम नहीं कर रहे होते, ये होल्डिंग का काम कर रहे होते हैं। तो क्लीन होना चाहिए इन्हें और थिन होना चाहिए उसके, बिकॉज उसको वहाँ पे ये बांधने का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, फैब्रिक इनका कैसा होना चाहिए, वूवन होना चाहिए, और इन्हें वुंड जो होता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं इसलिए इन्हें क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है एडहेसिव स्ट्रिप्स। नाम से पता चल रहा है इनके पास एडहेशन की क्वालिटीज़ होंगी। एडहेशन स्ट्रिप्स जो होती हैं, जितने भी स्मॉल वुंड्स होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं, जैसा कि सनी प्लास हो गया। अब ये बैंडेज है, बैंडेज हमने कहा कि उसके पास क्या क्वालिटी होती है कि वो होल्डिंग का काम करते हैं, और वो डायरेक्टली भी अप्लाई होते हैं और इनडायरेक्टली भी अप्लाई होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे अप्लाई होते हैं, हम उसे ड्रेसिंग के ऊपर बांधने के लिए करते हैं। अब मैंने कहा था कि डायरेक्टली भी होता है स्टार्टिंग में डेफिनेशन में, तो डायरेक्टली इन केसेस में होता है। अब ये ऐसी बैंडेज है जिनके पास एडहेशन की क्वालिटीज़ भी है और इसे
किसी तरह की ड्रेसिंग की नहीं ज़रूरत। इसके अंदर सेल्फ जो है एडिशन की क्वालिटीज़ है और ये सेल्फ प्रोटेक्शन की क्वालिटीज़ भी है। इसके अलावा मीन्स कि ये स्मॉल वुंड्स के ऊपर इसे यूज़ किया जाएगा फॉर स्पोर्ट एंड फॉर प्रोटेक्शन। और जो एडिशन टेप्स होती है, एडिशन टेप्स जो होती है, ये इनके पास फर्स्टली नाम से पता चल रहा है एडिशन की क्वालिटीज़ होंगी। मीन्स कि टेप्स जो होती है ये चिपक सकती हैं। जैसा कि ये अब कोई भी मीन्स के ड्रेसिंग शूज़ करेंगे उसके ऊपर इससे करेंगे, या फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही एक्यूट वुंड है तो उस पर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकती हैं। फॉर स्टॉपिंग स्मॉल इन स्मॉल मीन्स के जो बहुत स्मॉल सा एक्सुडेट आ रहा है, बहुत स्मॉल सी ब्लीडिंग हो रही है, उन केसेस में इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकती है, लेकिन इसे ड्रेसिंग के ऊपर फॉर टाइटिंग पर्पसेस भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर बैंडेजेस। ट्रायंगुलर बैंडेजेस जो होती हैं इनकी नाम से पता चल रहा है शेप कैसी होगी, ट्रायंगल शेप होगी। ज़्यादातर जितने भी इमरजेंसी मीन्स की केसेस होते हैं, इमरजेंसी कवरिंग यूज़ जो की जाती है वो ट्रायंगुलर मीन्स के बैंडेजेस होती हैं। इमरजेंसी मीन्स के कवरिंग के ऊपर जो बैंडेजेस यूज़ किए जाती हैं, जैसा कि कोई हैंड है या फुट है, कोई लार्जर एरिया में कोई अगर इंजरी हो गई है तो वहाँ पे जो उसको फॉर होल्डिंग पर्पसेस जो बैंडेज यूज़ किया जाएगा दैट विल बी ट्रायंगुलर बैंडेजेस। इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो ट्रायंगुलर बैंडेजेस होती हैं ये कमर्शियली बने हुए भी मार्केट में मिलते हैं और डिफरेंट साइजेस में आते हैं। 36 to 40 इंच जो होते हैं इसका मोस्टली साइज होते हैं। और लार्जर कॉर्नर जो होता है ट्रायंगुलर का उसे बेस कहा जाता है और जो अदर कॉर्नर होता है उसे एंड कहा जाता है। दीज आर ट्रायंगुलर बैंडेजेस। नेक्स्ट है कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जब हम बैंडेजेस को अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एज वी नो बैंडेजेस आर द थर्ड कंपोनेंट। जब हमने ज़ख़म हुआ, ज़ख़म पे क्लीनिंग की, क्लीनिंग के बाद ड्रेसिंग की और उस ड्रेसिंग के ऊपर जो होल्डिंग मटेरियल है वो क्या है, बैंडेजेस है। उसके अलावा जो डायरेक्टली बैंडेजेस भी की जाते हैं, जैसा कि जिनके पास एडहेशन क्वालिटीज़ होती है, जैसा कि एडहेसिव स्ट्रिप्स वगैरह होगी, एडहेसिव टेप्स वगैरह होगी। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एडहेसिव टेप्स की और स्ट्रिप्स की बात की रहे हैं। जब हम स्किन के ऊपर टेप्स को या स्ट्रिप्स को लगाएंगे और काफ़ी टाइम लगाएंगे, एक वक्त आएगा कि वो स्किन जो होगी वहाँ पे जब उसे रिमूव करेंगे तो वहाँ पे स्किन का कलर कैसा होगा, पेल होगा। उसके पेल क्यों होगा, बिकॉज वो फॉर स्टॉपिंग ऑफ ब्लड मीन्स के ब्लड जो है वहाँ पे उस तरह नहीं ब्लड की सर्कुलेशन होती जैसा कि बाकी बॉडी पार्ट्स में होती है। तो वो एरिया कैसा होता है, ब्लूइश हो जाता है। वहाँ पे वो एरिया जो होते हैं वहाँ पे ब्लूइश जो होते हैं ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं और विक्टिम जो होते हैं उससे पेन फील होते हैं कुछ टाइम के लिए। और जो स्किन होती है कोल्ड हो जाती है जिस एरिया में बैंडेज किया गया, और जो एरिया होता है वो ऐसे नमी सी फील करता है, मीन्स कि सुन वह हो जाता है। पर्ल्स जो होती है बियॉन्ड द बैंडेज फील नहीं होती या बहुत कम होती है। मीन्स कि उधर जो जितनी भी आर्टरीज होंगी, जितनी भी वेन्स होंगी, उनमें जो मीन्स के सर्कुलेशन होती है उस तरह नहीं होती जिस तरह बाकी बॉडी पार्ट्स में होती है। और पल्स का रेट भी वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है। लास्ट पॉइंट में यही कहा गया है कैपिलरी रिफिल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है और कहाँ या फिर क्या होती है, डायमेंस्ड होती है इन दी फिंगर नेल्स। विक्टिम जो होता है वो मूव नहीं कर सकता अपनी फिंगर्स वगैरह को। जाहिर है जब
फिंगर है उसके ऊपर आपने बैंडेज किया हुआ है और वो बैंडेज एक्यूट केस में तो मीन्स के थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर क्रोनिक केस है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तय लगाई जाती है ताकि ब्लीडिंग आना स्टॉप हो जाए। तो उस वजह से क्या होता है कि जो टेम्पोरेरी जब हीलिंग प्रोसेसेस में वो होती है फिंगर्स और उनके ऊपर बैंडेज हुआ होता है तो मूवमेंट नहीं कर सकता। अगर कॉम्प्लिकेशंस है तो एडवांटेजेस भी है। अगर आप उस जख्म को ओपन ही छोड़ दें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस का सोच के उसकी ड्रेसिंग ही ना करें, उसकी बैंडेजेस ही ना करें, देन वो फर्दर इंजरी की तरफ जाएगा, कॉन्टिमिनेशन होगी, मीन्स के वो ज़्यादा डेंजरस है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है, हर एक चीज़ की होती है, हर एक प्रोसेस की होती है। आप कोई ऑपरेशन सर्जरी वगैरह कराते हैं उसकी भी होती है। अब कॉम्प्लिकेशंस का सोच के बंदा ट्रीटमेंट तो नहीं छोड़ सकता। सो ट्रीटमेंट इज़ असेंशियल। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ड्रेसिंग क्या होती है और बैंडेजेस क्या होते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ड्रेसिंग जो होती है डायरेक्टली वुंड के ऊपर अप्लाई की जाती है, जबकि बैंडेजेस जो होती हैं वो होल्डिंग का काम कर रही होती है, डायरेक्टली भी अप्लाई किए जाती हैं और इनडायरेक्टली भी अप्लाई किए जाती हैं। मोस्टली इनडायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन सम केसेस में डायरेक्टली भी अप्लाई किए जाते हैं, जैसा कि एडहेसिव स्ट्रिप्स होगी, एडहेसिव टेप्स होगी। देन हमने शूज़ का पढ़ा, कहाँ क्यों शूज़ करते हैं। ड्रेसिंग जो होती है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, उसके अलावा हीलिंग प्रोवाइड कर रही होती है, और जो बैंडेजेस होते हैं वो होल्डिंग का काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कैसे कैसे करनी चाहिए। ड्रेसिंग को डायरेक्टली वुंड के ऊपर अप्लाई करते हैं, स्लाइड नहीं करते, और जो हमारे पास बैंडेजेस होते हैं उन्हें बहुत टाइट नहीं मीन्स के बांधते और बहुत लूज भी नहीं बांधते। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब जो डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स के हमने ड्रेसिंग्स पढ़ी और डिफरेंट टाइप्स के बैंडेजेस पढ़े। दिस all was today lecture.